नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार सक्षम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं किशोर कुमार, मैं हिस्ट्री का फैकल्टी हूं और मैं इतिहास विषय से नेट जेआरएफ हूं। मेरी पीएचडी अभी चल रही है और वैसे मैं बीएससी सीबीजेड से हूं और पूर्व में मैं ग्राम विकास अधिकारी के पद पे रह चुका हूं और सहायक लेखाधिकारी के पद पे भी रह चुका हूं और अभी जो 2018 वाली एसीएफ रेंजर वाली जो भर्ती है उसमें मैं वेटिंग में हूं और मेरे को 5 साल का इसका टीचिंग का एक्सपीरियंस है। ठीक है दोस्तों, तो आज आज 8 अगस्त है और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। ठीक है दोस्तों, तो आज हम ये टॉपिक लेके आए हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, शुरुआत कैसे हुई भारत छोड़ो आंदोलन की, क्यों हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उसका मूल कारण क्या था। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन जिस वक्त हुआ उस वक्त देश में और विश्व के स्तर पर क्या चल रहा था, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि उसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन एकदम से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी। इससे पहले असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हो चुके थे। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन हो चुके थे और उसके काफ़ी वर्ष बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के काफ़ी वर्षों बाद फिर वापस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। तो वह यूँ था कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है और द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को इंग्लैंड की तरफ से युद्ध में शामिल कर दिया जाता है। तो एक तरफ तो इंग्लैंड और इसके मित्र राष्ट्र होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं धुरी राष्ट्र, जापान, जर्मनी और इटली। ठीक है दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस उस समय यहाँ से चले जाते हैं मॉस्को और रूस से जर्मनी चले जाते हैं। जर्मनी से वो यू बोट से जापान चले जाते हैं और वो जो धुरी राष्ट्रों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज को सपोर्ट होता है धुरी राष्ट्रों का और उनके सहयोग से वो भारत को सैनिक कार्रवाई के द्वारा स्वतंत्र कराने का प्रयास करते हैं। इस तरफ जो भारत में जो थे क्रांतिकारी, जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, वो गांधी जी के नेतृत्व में अपनी रणनीति बनाते भारत को आज़ाद कराने की। तो क्रिप्स मिशन इस दौरान आता है 1942 में। क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, फरवरी 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, फरवरी में। ठीक है दोस्तों, और क्रिप्स मिशन आके कहता है कि भाई युद्ध के बाद में, इस युद्ध के बाद में आपको संविधान सभा बनाई जाएगी और वो संविधान सभा में केवल भारतीय होंगे, भारतीयों के द्वारा भारत का संविधान बनाया जाएगा और भारत को डोमिनियन का स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन उसमें ये भी कहा जाता है कि भाई प्रांतों को, अगर प्रांत जो है वो अगर अपना खुद का संविधान अलग बनाना चाहे तो उसको वो भी छूट होगी। लेकिन इस क्रिप्स का जो ये प्रस्ताव था, इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग सब इसको रिजेक्ट कर देते हैं। क्रिप्स थे उस समय की जो इनकी जो युद्धकालीन जो मंत्रिमंडल बना था, चर्चिल प्रधानमंत्री थे, तो क्रिप्स उसके मिनिस्टर थे, उस चर्चिल की मंत्रिमंडल के मिनिस्टर थे। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, विंस्टन चर्चिल। ठीक है दोस्तों, तो ये क्रिप्स का तो जो ये पूरे प्रस्ताव थे जो वो कैंसिल हो जाते हैं और क्रिप्स मिशन वापस चला जाता है। तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जिस जहाज से आए उस जहाज से वापस चले जाओ। और इसी क्रिप्स मिशन के बारे में गांधी जी ने कहा था कि ये जो क्रिप्स मिशन है, पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथीय चेक
और वो भी उस बैंक का, उत्तर तृतीय चैंक उस बैंक के नाम, उस बैंक के नाम जो ब, जो भविष्य में दिवालिया होने वाला है, भविष्य में दिवालिया होने वाला है। ठीक है, तो फिर ये, और ये जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा था कि मतलब इस क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है उसमें तो मतलब मेरे को कटा फटा और टूटा हुआ मतलब पाकिस्तान मिलेगा, तो वो भी इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है। और 1942 में उस वक्त जो जापान जो है, जापान धुरी राष्ट्र का एक मेंबर था, जर्मनी का सहयोगी था, और जर्मनी और इटली और जापान, इन्हीं के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व में भारत को आज़ाद कराने का प्रयास करते हैं। तो वो ये जो अपने अंडमान निकोबार है उनको सुभाष चंद्र बोस जीत लेते हैं, और बर्मा जो है, बर्मा के जो भारत का जो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र है उस जगह पे जापान की सेनाएं पहुंच जाती है। ठीक है, तब गांधी जी कहते हैं कि भारत में अंग्रेजों की जो उपस्थिति है ये जापान के आक्रमण को न्योता देगी। तो इसलिए गांधी जी के नेतृत्व में सारे क्रांतिकारी कहते हैं कि अब हमें भारत को पूर्ण स्वतंत्र करवा देना चाहिए, अंग्रेजों को यहाँ से अब विदा करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस समय एकदम से जो 14 जुलाई 1942 को संघर्ष का गांधीवादी प्रस्ताव तैयार होता है। मतलब उस समय गांधी जी वर्धा में थे, तो वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है। वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है, कार्य समिति की बैठक होती है, और उसमें फिर ये निर्णय लिया जाता है कि अब जो गांधी जी की जो संघर्ष विराम संघर्ष की जो रणनीति थी उसके तहत अभी तक चल रहा था विराम, और अब पुनः संघर्ष करने का प्रस्ताव लिया जाता है। यही जो प्रस्ताव था, यही प्रस्ताव जो था, इसी प्रस्ताव का फिर बाद में ग्वालियर टैंक में जो मीटिंग होती है बाद में 8 अगस्त को, आज के दिन 8 अगस्त को इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है। 8 अगस्त 1942 को इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव, यही जो प्रस्ताव था, इसी प्रस्ताव को फिर 8 अगस्त को जब ये प्रस्ताव, ये जो ग्वालियर टैंक है, मुंबई का ग्वालियर टैंक, बम्बई, उस वक्त इसका नाम बम्बई था, बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस कार्य समिति की पुनः बैठक होती है। 14 जुलाई को बैठक हुई थी, उसमें जो प्रस्ताव तैयार किया गया था उसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है ग्वालियर टैंक में। आठ अगस्त 1942 को अनुमोदन होता है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में। मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में होती है ये बैठक। मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होती है, कार्य समिति की बैठक होती है। ठीक है दोस्तों, उसमें ये प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है और इसी प्रस्ताव को कहा गया है भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है दोस्तों, और ये प्रस्ताव किसने तैयार किया था? प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। जवाहरलाल नेहरू द्वारा
पेश किया गया। इन्हीं के द्वारा ये लिख के तैयार किया गया, इसका ड्राफ्ट इन्हीं के द्वारा बनाया गया। और इसका समर्थन किसके द्वारा किया गया? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका समर्थन किया गया। वल्लभ भाई पटेल द्वारा समर्थित। ठीक है दोस्तों। तो जब ये इससे पहले जब ये वर्धा की जब कार्य समिति में जब ये प्रस्ताव पेश किया गया था पहली बार, तब कुछ लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध भी किया था कि जो संघर्ष में से विराम की जो स्थिति चल रही है वो ठीक है और अभी भारत छोड़ो आंदोलन अभी शुरू नहीं किया जाना चाहिए। तब उस वक्त गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से, गांधी जी का कथन है ये, देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन शुरू कर सकता हूं। कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन शुरू कर सकता हूं। ये गांधी जी का कथन है इसी के संबंध में। ये करो और मरो का जो नारा था ये गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और ये जो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है, भारत छोड़ो का नारा जो है, भारत छोड़ो का जो नारा है, ये अंग्रेजों भारत छोड़ो जो ये जो टर्म जो है, ये टर्म दी गई है एक स्वतंत्रता सेनानी है यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये भारत छोड़ो की टर्म दी गई है। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखने हैं। ये याद रखना है प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया, किसने इसका समर्थन किया, और ये जो बैठक कहाँ हुई थी, ये 8 अगस्त की, इनके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब गांधी जी ने उस समय ये करो और मरो, करो या मरो का नारा भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया था। ठीक है दोस्तों, कहा था कि मैं आपको एक ऐसा मंत्र देता हूं जो इस आंदोलन में आप सब, मतलब एक खुली छूट दी थी, आप सब अपना नेतृत्व खुद करेंगे। और कहा कि इस आंदोलन के बाद या तो हम पूर्णतया समाप्त हो जाएंगे, या तो आज़ादी लेंगे, या फिर अपनी गुलामी की, मतलब गुलामी को देखने के लिए हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। गांधी जी के द्वारा विभिन्न वर्गों को अलग अलग निर्देश दिए गए थे। ठीक है, इस आंदोलन के लिए अलग अलग निर्देश दिए गए थे, लेकिन उससे पहले एक ये करो और मरो का नारा दिया। उसके बाद में फिर 8 अगस्त को ये हुआ, नारा दिया ग्वालियर टैंक में, ये सब बैठक संपन्न हो गई, उन्होंने नारा दे दिया, गांधी जी ने अपना स्पीच दे दिया। लेकिन उसके दूसरे दिन 9 अगस्त को, 9 अगस्त की सुबह को, 9 अगस्त 1942 की सुबह को ऑपरेशन जीरो आवर किसने चलाया? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेज जो सरकार थी भारत में, उसके द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। मतलब सुबह जल्दी जल्दी, जीरो आवर मतलब सुबह उठते ही पहले ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद, सबको। तो उस समय 3 जेलों का नाम आपको याद रखना है कि किस किस को कहाँ कहाँ पे। तो आगा खा पैलेस है, पुणे का आगा खा पैलेस, आगा खा पैलेस में गांधी जी को
और सरोजिनी नायडू को वहाँ बंद कर दिया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू वहाँ आगा खां पैलेस में। और दूसरी जेल थी अहमदनगर जेल। अहमदनगर जेल में नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस कार्य समिति के अन्य नेता, नेहरू, पटेल, कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्य, कार्य समिति के सभी सदस्य, इनको सबको रख दिया अहमदनगर जेल में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, बिहार के थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनको रखा बिहार की पटना जेल में, पटना जेल। और जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल, जहाँ से फिर ये फरार हो जाते हैं, जेल तोड़ के फरार हो जाते हैं हजारीबाग जेल में जयप्रकाश नारायण को। तो यहाँ से ये जेल तोड़ के फरार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर फरार होके फिर ये भूमिगत गतिविधियाँ चलाते हैं और फिर ये नेतृत्व करते हैं। भूमिगत जितनी भी गतिविधियाँ चली, हमले किए गए, उनमें फिर ये जयप्रकाश नारायण उसका नेतृत्व किया था, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है दोस्तों, तो गांधी जी ने विभिन्न वर्गों को, सरकारी सेवकों को क्या निर्देश दिया था? विभिन्न वर्गों को अलग अलग निर्देश दिया था। सरकारी सेवकों को दिया था कि अगर त्याग पत्र नहीं दे, सेवा में बने रहे, सेवा में बने रहे, किंतु अपनी राजभक्ति, अपनी निष्ठा, राजभक्ति कांग्रेस के प्रति बनाए रखे, कांग्रेस के प्रति बनाए रखे। ठीक है दोस्तों, सरकारी सेवकों को तो ये निर्देश दिया गया और इसमें अलग अलग और है वर्ग। सैनिकों को निर्देश दिया गया कि इनको भी कहा कि आपको सेवा में रहना है, लेकिन अपने सहयोगियों और आंदोलनकारियों पे गोली नहीं चलानी है। कार्यों पर गोली न चलाए। छात्रों के बारे में इनका निर्देश था। छात्रों के बारे में गांधी जी ने कहा कि आपको अगर हो सके तो स्कूलों, अगर आत्मविश्वास हो तो शिक्षा का बहिष्कार करने व स्कूल कॉलेज त्यागने का। यदि आत्मविश्वास है तो, अनिवार्य नहीं था, आत्मविश्वास है, आत्मविश्वास हो तो शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना। शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करना, व रैलियों वगैरह में शामिल हो सकते हो आप, का बहिष्कार करें। कर्षकों को निर्देश दिया कि ऐसे जमींदार जो आंदोलन के समर्थक है, जो सरकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे जमींदारों को ही लगान दे जो सरकार समर्थक न हो।
देशी रियासतों के शासकों को निर्देश दिया गया कि आप जनसंप्रभुता को स्वीकार करें और ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करें। ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करें, ठीक है दोस्तों। ये था देशी रियासतों के शासकों को, और देशी रियासतों की जनता को भी उन्होंने निर्देश दिया, जनता को निर्देश दिया कि जो राजा है या सरकार है वो अगर संप्रभुता का स्वीकार करे तो प्रजा उनका सहयोग कर सकती है, अन्यथा सहयोग न करे। यदि शासक सरकार विरोधी है तो उसका सहयोग करे, अन्यथा न। ठीक है दोस्तों। अब 9 अगस्त को फिर सुबह ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत सबको गिरफ्तार कर दिया। जो मुख्य जो प्रथम पंक्ति के जो कांग्रेस के नेता थे उनको सबको गिरफ्तार कर दिया। तो फिर ये सब जो बागडोर जो थी आंदोलन की वो स्थानीय नेताओं के हाथ में आ गई, और फिर ये विद्रोह जो था एकदम जन विद्रोह बन गया। तो जन विद्रोह बना तो फिर जन विद्रोह में क्या क्या, मतलब ये सब चीज़ें ये भी याद रखनी है कि क्या क्या हुआ उस विद्रोह में। प्रश्न पूछा जा सकता है कभी ऐसा कि भाई निम्न में से कौन सा कार्य है जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों। तो सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण, तो ये कौन से प्रतीक होते हैं सरकारी सत्ता के प्रतीक? जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय, मजिस्ट्रेट के कार्यालय, कोर्ट कचहरी, तहसील, थाना, तो उन सब पे आक्रमण किया गया और उन सब जगह पे बलपूर्वक तिरंगा फहराया गया। तिरंगा, पहले कौन सा झंडा फहराया जाता था? यूनियन जैक। जो ब्रिटिश सरकार का जो झंडा है, ब्रिटेन का जो झंडा है वो है यूनियन जैक, वो फहराया जाता था। लेकिन जन विद्रोह के दौरान लोगों ने फिर जबरदस्ती इन सब पे जो मजिस्ट्रेट के कार्यालय है, तहसील है, उन पे सब पे ये फहरा दिया। सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी, पुल उड़ा दिए गए, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, तार व टेलीफोन की लाइंस काट दी गई। ये सब जो संचार के जो साधन थे उन पे सबको हमला किया गया, ताकि मतलब 1857 की क्रांति में इन्हीं चीज़ों की वजह से उस क्रांति को कंट्रोल में किया गया था। तार व टेलीग्राफ वगैरह ये सब चीज़ें उस टाइम आ गई थी। टेलीफोन नहीं था, टेलीफोन बाद में आया। तो लोगों को इस समय पता था कि जो मुख्य जो संचार है, मतलब जो ब्रिटिश सेना जो है उसको आने जाने में, मतलब जो उनकी जो त्वरित गति से एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफ़र हो जाती है, इंफॉर्मेशन एक दूसरी जगह से ट्रांसफ़र हो जाती है, उसके ऊपर हमला किया गया। लोगों में वो जागरूकता आ गई थी। ठीक है दोस्तों। तो पुल उड़ा दिए, रेल की पटरियाँ उखाड़ दी, तार व टेलीफोन की लाइन्स काट दी, छात्रों ने हड़ताल कर दी व भूमिगत क्रांतिकारियों का सहयोग किया। भूमिगत क्रांतिकारियों का सहयोग किया। ये भूमिगत क्रांतिकारी कौन थे? ये भूमिगत क्रांतिकारी थे ये कांग्रेस के समाजवादी और फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस के जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उस फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे, ज़्यादातर ये लोग थे। आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी हम जन विद्रोह में और क्या हुआ। मजदूरों ने हड़ताल की, तो ये 4 जगह मुख्य रूप से ज़्यादा हड़ताल हुई। अहमदाबाद, अहमदनगर, जमशेदपुर और बॉम्बे। अहमदाबाद जो है, अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल्स बहुत ज़्यादा थी, तो 3-4 महीने तक लगातार वो मिल्स बंद रही। तो इसको, अहमदाबाद को उस समय लेनिनग्राद कहा गया, भारत का
लेनिनग्राद। भारत का लेनिनग्राद इसके कहा गया। ठीक है दोस्तों। तो बाकी भी सब जगह पे हड़तालें वगैरह होती रही और इस प्रकार से फिर एक मुख्य चीज़ जो इसमें है वो है इसका जो भूमिगत आंदोलन था, भूमिगत गतिविधियाँ। भूमिगत गतिविधियों के ये मुख्य नेता है राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक। ये सब भूमिगत गतिविधियों के, इनके नेतृत्व में भूमिगत गतिविधियां संचालित की गई। तो जो ये जयप्रकाश नारायण है, राम मनोहर लोहिया है और एक और है अच्युत पटवर्धन है, ये सब, एक और है अच्युत पटवर्धन, ये तीनों लोग कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता थे। कांग्रेस समाजवादी, इन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ये बनी थी 1934 में। कांग्रेस का ही आंतरिक दल था। ठीक है दोस्तों। और इन लोगों ने भूमिगत गतिविधियां चलाई थी और इसके जो मुख्य जो नेता थे ये थे जयप्रकाश नारायण, मुख्य इसके लीडर थे। इनके नेतृत्व में ये भूमिगत गतिविधियां संचालित की गई। और उषा मेहता जो है, इन्होंने मुंबई में भारत छोड़ो रेडियो की स्थापना की थी। उषा मेहता ने मुंबई में भूमिगत गतिविधियों को संचालित करने के लिए रेडियो की स्थापना की थी और वहाँ से लगातार इनको संदेश देती रही थी उषा मेहता। ठीक है दोस्तों। रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी, भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, ये सब महिलाएं हैं जिनका सहयोग रहा भूमिगत गतिविधियों में। छोटू भाई पुराणिक, आरती गोयनका, ये भी सब उसी के मेंबर हैं। एक सुमति मोरारजी भी एक थी, एक महिला थी सुमति मोरारजी, उसका नाम है सुमति मोरारजी। ये नामी उद्योगपति की पत्नी थी। इन्होंने जयप्रकाश नारायण के लिए एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण के लिए, त्वरित स्थानांतरण के लिए कारों की व्यवस्था की थी। उस समय कारें बहुत महंगी हुआ करती थी, कारों की व्यवस्था की थी। तो महिलाओं का योगदान है वो इसमें, तो ये 4 नाम तो ये आ गए महिलाओं के, सुमति मोरारजी, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्तों। तो महिलाओं का भी ये योगदान इसमें रहा। और इसमें महत्वपूर्ण एक ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन 3 जगह पे, बलिया, तामलुक और सतारा, इन 3 जगह पे सरकारें, मतलब समानांतर सरकारें स्थापित हो गई थी। ब्रिटिश सत्ता का पूर्ण पतन हो गया और ये समानांतर सरकारें स्थापित हुई। तो बलिया में सबसे कम चली थी ये सरकार, एक सप्ताह के लिए चली थी। एक सप्ताह के लिए, अगस्त 1942 में 1 सप्ताह के लिए ये सरकार रही थी। और ये किसके नेतृत्व में हुई थी? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। चित्तू पांडे, इन्होंने जिला मजिस्ट्रेट का जो कार्यालय था, जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय पे इन्होंने कब्जा कर लिया। जिला मजिस्ट्रेट के
कार्यालय पर नियंत्रण कर लिया। ठीक है दोस्तों। और दूसरी, तामलुक में दिसंबर 1942 से सितंबर 1944। और लेकिन जो इस तामलुक में जो जो स्थापित हुई थी सरकार, उसका नाम दिया गया जातीय सरकार। इसका नाम दिया गया जातीय सरकार। और ये तामलुक आया हुआ है बंगाल में। जातीय सरकार इसका नाम दिया गया। और इसका नाम दिया, सतारा में जो स्थापित हुई थी, इसका नाम दिया गया प्रति सरकार। और ये स्थापित हुई थी वाई बी चौहान और नाना पाटिल, इन दोनों के नेतृत्व में, नाना पाटिल, इन दोनों के नेतृत्व में ये समानांतर सरकार स्थापित हुई थी। इन समानांतर सरकारों ने कुछ काम भी किया था। तामलुक में जो ये सरकार, इन्होंने एक विद्युत वाहिनी गठित की थी। विद्युत वाहिनी का गठन, प्रश्न पूछा जाएगा, विद्युत वाहिनी का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विद्युत वाहिनी का गठन कहाँ पे हुआ था? तो विद्युत वाहिनी का गठन हुआ था तामलुक में। ठीक है। और ये जो सतारा की जो सरकार थी, प्रति सरकार, इन्होंने न्यायदान मंडलों का गठन किया था और गांधी विवाह आयोजित करवाए थे। ठीक है दोस्तों। शराबबंदी का अभियान भी इन्होंने चलाया था। तो ये जो सतारा की जो सरकार थी, ये 1943 से 1945 तक जो ये सरकार चली, ये सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। तो प्रश्न इस बार रीट में पूछा गया था, इस बार रीट के एग्जाम में पूछा गया था। अक्सर पूछा जाता है कि जो समानांतर सरकारें चली थी, उसमें सबसे लंबी सरकार किसकी थी, कौन सी चली थी? तो ये लगभग 2.5 साल तक चली थी, सबसे लंबी, दिसंबर 1945 तक चली थी, 1943 के मध्य से सबसे लंबे समय तक। यहाँ पे वापस सरकार को नियंत्रण प्राप्त करने में बहुत टाइम लगा था। आंदोलन में जनता की भागीदारी, युवक, महिलाएं, किसान, सरकारी अधिकारी, युवकों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। छात्रों ने और युवकों ने रैलियां निकाली। और मुख्य जो चीज़ है, रैलियां, हड़ताल वगैरह तो हुई, मुख्य चीज़ इन्होंने, युवकों ने जो भूमिगत क्रांतिकारी जो थे उनका सहयोग किया, भूमिगत क्रांतिकारियों का सहयोग किया, उनकी सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का, उनके पैम्पलेट बांटने, पर्चे बांटने, क्रांतिकारियों का सहयोग, गैर कानूनी जो पर्चे थे उनको बांटने का काम। महिलाओं में अपन नाम आगे से देख चुके हैं, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, और ये सब थी। ठीक है दोस्तों, इनका नाम आ चुके हैं पहले। इन महिलाओं ने भी बहुत सहयोग किया। किसानों ने भी आंदोलन में भाग लिया। किसानों ने लगान बंद कर दिया, लगान देने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। ठीक है दोस्तों। सरकारी अधिकारियों ने भी
इनका मतलब जो आंदोलनकारी थे उनका सहयोग किया। इन्होंने, उनको पता था सरकारी अधिकारियों का आज नहीं तो कल सत्ता कांग्रेस के हाथ में आनी है। मुस्लिम, तो हम देख चुके पहले कि असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें हिंदू मुस्लिम एकता रही थी, लेकिन बाद में जो है सांप्रदायिक दंगे उसमें हो गए थे। मोपला जो हुआ था केरल में, जो मोपला विद्रोह हुआ था उसमें, वहाँ पे और कई जगह पे और भी हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हो गए थे। तो फिर बाद में असहयोग आंदोलन के बाद में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उसमें मुस्लिमों की भागीदारी कम हो गई थी, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में वापस मुस्लिमों की भागीदारी रही थी। इनकी भागीदारी भी रही और इन्होंने जो भूमिगत क्रांतिकारी जो थे उनका सहयोग किया था। क्रांतिकारियों का सहयोग किया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन मुस्लिम लीग जो थी, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। आंदोलन का विरोध किया। ठीक है दोस्तों, कम्युनिस्टों का क्या हुआ? जब जब 1939 में जब ये शुरू हुआ तब रशिया इसमें शामिल नहीं था, इनके साथ, मतलब ब्रिटेन के साथ नहीं था। तो कम्युनिस्टों ने इस जो ये विश्व युद्ध जो था, द्वितीय विश्व युद्ध का, कम्युनिस्टों ने विरोध किया, भारत को शामिल करने का विरोध किया। जब बाद में 1942 में जब रूस शामिल हो गया मित्र राष्ट्रों की तरफ से, रूस के ऊपर जब जर्मनी ने अटैक कर दिया तो कम्युनिस्ट इनके पक्ष में आ गए, विश्व युद्ध के पक्ष में आ गए कि भारत को विश्व युद्ध में इंग्लैंड का और रूस का सहयोग करना चाहिए। तो कम्युनिस्ट भी नहीं चाहते थे कि जब ये विश्व युद्ध चल रहा है तो उस समय किसी प्रकार का आंदोलन किया जाए। तो कम्युनिस्ट भी भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में थे, ये भी विरोध में थे, आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। हिंदू महासभा भी आंदोलन के पक्ष में नहीं थी। तो ये तीनों ही आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, ये तीनों ही आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, पक्ष में नहीं थे। केवल एक इसके नेता है हिंदू महासभा के, मुंजे जो इसके नेता थे, मुंजे ने समर्थन किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, देशी रियासतों ने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, कम रुचि ली इसमें। देशी रियासतों के जो राजा थे उन राजाओं ने कम रुचि ली, बाकी रियासतों की जो जनता थी, जनता ने तो कई जगह रुचि ली, जनता ने विद्रोह किया भारत छोड़ो आंदोलन के समय। जैसे जयपुर में आज़ाद मोर्चा ने इसमें भाग लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस की क्या प्रतिक्रिया रही? सुभाष चंद्र बोस तो बाहर थे उस समय, जो विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध में जापान की तरफ से, जापान और जर्मनी जो ये धुरी राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्रों के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद रेडियो था, आज़ाद हिंद रेडियो से बर्लिन से बोलते हुए इन्होंने ये जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन को अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा था। अहिंसक गुरिल्ला युद्ध कहा था। उस समय आज़ाद हिंद रेडियो से नहीं, ये कहा था इन्होंने बर्लिन रेडियो से। आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना बाद में हुई, बर्लिन रेडियो से।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे ये कांग्रेस के एक ऐसे नेता थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कांग्रेस के किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। फिर चला सरकार का दमन चक्र, जो बहुत ही मतलब बेदर्दी से इस आंदोलन को कुचला गया था। मतलब गांव के गांव मतलब जो किसानों की फसलें वगैरह थी वो भी जला दी गई थी। और मतलब बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसके ऊपर मतलब आर्मी और सब सब मतलब लगाए गए। तो जो ये दमन हुआ, सरकारी दमन हुआ, इसके विरोध में गांधी जी ने, सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी ने फरवरी 43 में, फरवरी 1943 में गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये आमरण अनशन गांधी जी ने कहाँ पे किया था? वहीं आगा खां पैलेस में, ये गांधी जी का उपवास, गांधी जी का उपवास होता है आगा खां पैलेस में। लेकिन जो सरकार थी वो गांधी जी से किसी प्रकार से समझौते के पक्ष में नहीं थी। और ये उपवास चला था, 21 दिन का उपवास था, 21 दिन का उपवास था। तो आगा खां पैलेस में सरकार मतलब जो थी, चर्चिल का प्रधानमंत्री थे, तो सरकार ने मतलब बिल्कुल ये निर्णय कर दिया था कि गांधी जी भले मर जाए तो मर जाए। उनको मतलब दफनाने के लिए लकड़ी वगैरह की सब व्यवस्था कर दी थी, मतलब अंतिम संस्कार का भी प्रबंध कर दिया था। और 1942 में यही आगा खां पैलेस में 1942 में ही गांधी जी के जो सहयोगी थे महादेव देसाई, इनका निधन हो गया था। महादेव देसाई जो गांधी जी के पीए थे, गांधी जी के पीए थे, गांधी जी के पीए महादेव देसाई का निधन हो गया था। और फरवरी 1944 में कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया। गांधी जी ने जब उपवास किया तो फिर गांधी जी को पता चला कि ये लोग मानने वाले नहीं है, तो फिर गांधी जी ने मतलब उपवास अपना आप इस खोल दिया, तोड़ दिया। लेकिन जब इनका जो जो रवैया था सरकार का, वो बहुत ही मतलब घिनौना रवैया था, तो गांधी जी ने उपवास किया। तो फिर वो सरकार के इस रवैये को देखते हुए जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो थी उसके 3 सदस्यों ने, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के 3 भारतीय सदस्यों ने कार्यकारिणी के 3 भारतीय सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र दे दिया। वो 3 सदस्य कौन थे? एचपी मोदी, एमएच अणे, एचपी मोदी, एमएच अणे, मोदी सरकार। एक तो मोदी एंड एक सरकार है।
एक अणे है, एच.वी. मोदी, एम.एच. अणे और एन.आर. सरकार, ये 3 सदस्य थे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा भारत छोड़ो आंदोलन का पूरा घटनाक्रम। और फरवरी 1944 में जब कस्तूरबा गांधी का निधन हो गया तो उसके बाद में मई 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया था। गांधी जी को रिहा कर दिया था जेल से। ठीक है दोस्तों, फिर गांधी जी भी रिहा हो जाते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद में बाकी नेहरू, पटेल सबको जेल से रिहा हो जाते हैं। फिर उसके बाद में फिर अगला दौर चलता है, कैबिनेट मिशन आते हैं, वेवल प्लान आते हैं, राजा जी फार्मूला आते हैं। तो वो हम आगे के बाकी अलग कभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज 8 अगस्त थी, तो 8 अगस्त के हिसाब से हमने भारत छोड़ो आंदोलन का ये वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्षम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय रहो।